नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के तहत आज हम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। ये आपके प्रश्न पत्र 1 से होगा और सोसाइटी से होगा। आप लोगों को पता ही होगा कि जो आपका जीएस का प्रश्न पत्र 1 होता है, वहाँ सोसाइटी से भी प्रश्न बनते हैं और महिलाओं को लेकर के है कि उनका जो है वैश्वीकरण से कैसे क्या प्रभाव रहा है, उसी पे चर्चा करेंगे। तो एक बार प्रश्न आप देख लें कि वैश्वीकरण ने भारत में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्थिति को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो इसी का जो है क्या करना है, मूल्यांकन करना है। 12 अंकों में है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं। टाइम टेबल तो आपको पता ही होगा, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, ये 3 दिन शाम को 5 बजे संस्थान जो है अपना मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम और करंट अफेयर्स की चीज़ें लाता है। तो इस 3 दिन आपको चैनल पे बने रहना है। वैसे भी बने रहिए क्योंकि पीछे बहुत सारा क्वेश्चन कराया गया है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। तो वो सब भी अगर देखेंगे तो कई महीनों में भी आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे और सारे फ्रूटफुल हैं, चाहे पीटी के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो। लेकिन निकट भविष्य में, मतलब इस 3 दिन बने रहेंगे तो आप निरंतर चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम को 5 बजे, ठीक है। और इन सब के बारे में तो मैं हर बैच में बताता हूँ, संक्षेप में बता दे रहे हैं। जीएस के जो टेस्ट होते हैं तो उसमें जो है हमारा संस्थान 2 बैच ऑर्गेनाइज कर रहा है। एक तो अब की बार मेंस पार बैच, ये उन बच्चों के लिए जो 2026 पीसीएस को टारगेट ही कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य 2026 पीसीएस है। और एक बैच हमारा चल रहा है अब की बार मेंस पार। तो ये दूसरा बैच उन बच्चों के लिए बेहद ही फ्रूटफुल है जो इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं। तो ऐसे में आप जो है जिसके लिए भी अपने आपको योग्य समझें, आप जो है ज्वाइन करें और इसका लाभ उठाएं। यहाँ क्या देखिए, दोनों की प्रक्रिया सेम है। आंसर राइटिंग माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है, बस अंतर होता है गति का। क्योंकि जो शून्य से शिखर बैच है हम उसको फाउंडेशन बैच मान के चलते हैं। वहाँ हम बहुत आराम से, क्योंकि समय भी रहता है हमारे पास, आप संस्थान के साथ करीब साल भर जुड़े रहते हैं, तो साल भर में आराम से सारे टॉपिक को कवर कराया जाता है मेंस आंसर राइटिंग के फॉर्म में। और चूंकि जो अब की बार मेंस पार बैच ये टारगेटेड बैच होता है और ये उन बच्चों के लिए होता है जो पीसीएस मुख्य परीक्षा दे रहे होते हैं और पीटी के बाद शुरू ही होता है। तो ये इसकी गति तेज होती है, मतलब 4 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, 6, 8, 10 तक ले जाते हैं। और उद्देश्य वही है कि आपके मुख्य परीक्षा के 15 दिन पहले सारा जो है सिलेबस ख़त्म करा दिया जाए। और ख़त्म ही नहीं कराया जाए, आपको साथ ही साथ मॉडल आंसर भी दिया जाए। और ये मॉडल आंसर की संख्या कितनी रहेगी, 750। सोचिए अगर आप इतना करके जाते हैं तो कितना अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। तो आइए प्रश्न देखते हैं कि वैश्वीकरण ने भारत में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो सबसे पहले की पॉइंट क्या है, वैश्वीकरण। तो थोड़ा सा आप वैश्वीकरण को बता दें संक्षेप में, यही आपकी भूमिका का पार्ट हो गया। 1 मिनट। तो वैश्वीकरण दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्थाओं, बाजारों, समाजों और संस्कृतियों के बीच बढ़ती परस्पर निर्भरता और एकीकरण की प्रक्रिया है। मतलब वैश्वीकरण में आप क्या बता रहे हैं, जो वैश्वीकरण है वो दुनिया भर के समाजों, अर्थव्यवस्थाओं, बाजारों और संस्कृतियों के बीच जो बढ़ती परस्पर निर्भरता है वही क्या है, वैश्वीकरण है। भारत में वैश्वीकरण ने महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति को अत्यधिक प्रभावित किया है। इसने महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में नए नए अवसर प्रदान किए। तो देखिए, आपने थोड़ा सा संक्षेप में वैश्वीकरण के बारे में बताया कि वैश्वीकरण क्या है, और तुरंत ही भूमिका में ही अपने प्रश्न की डिमांड पे आ गए कि प्रश्न में क्या पूछा गया कि भाई महिलाओं की स्थिति में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव रहा है, क्या भूमिका रही है। तो तुरंत आप बता भी रहे हैं कि भाई किस तरीके से वैश्वीकरण ने भारत में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसकी चर्चा आप करने जा रहे हैं आप एक एक करके। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि सामाजिक आर्थिक प्रभाव में वैश्वीकरण ने क्या किया है, तो सामाजिक आर्थिक प्रभाव के तहत
आर्थिक सशक्तिकरण एवं रोजगार की बात हो रही है। तो सबसे पहले दिखाइए कि वैश्वीकरण ने महिलाओं के लिए विशेषकर आईटी, बीपीओ और सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। सबसे पहला क्या किया है वैश्वीकरण ने कि जो हमारा अर्थव्यवस्था का तृतीयक सेक्टर है, आप लोग को ये पता ही होगा जो हमारी इकॉनमी है वो 3 मूल स्तंभों पर आधारित है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में एनिमल एंड हस्बेंड्री आते हैं, द्वितीयक में इंडस्ट्री आती है, और जो तृतीयक जो थर्ड सेक्टर है वो सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो वैश्वीकरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखता है, और वहाँ भी आईटी क्षेत्र में। तो आईटी हो गया, जो बीपीओज हो गए, वहाँ के आने से महिलाओं की भागीदारी उसमें बढ़ी है, वही आप बता रहे हैं। आगे बताइए कि इन्फोसिस, विप्रो जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उदय के साथ महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। फिर अगला जो बताइए कि उद्यमिता के विकास में भी इसने योगदान दिया है। वर्तमान में महिला उद्यमियों की भागीदारी बढ़ रही है। एमएसएमई क्षेत्रों में सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ उठाकर वे न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं बल्कि क्या हो रही हैं, तो वो आर्थिक के क्षेत्र में जो है वो रोजगार प्रदाता भी बन रही हैं। तो वैश्वीकरण का एक बहुत सकारात्मक प्रभाव आपको दिख रहा है कि महिलाएं जो लघु और जो छोटे उद्योग हैं उसको तो संचालित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है ही हैं, साथ ही साथ वो आत्मनिर्भर इसके माध्यम से बन रही हैं। और जो कुछ साल पहले तक महिलाएं आर्थिक भागीदारी उनकी न के बराबर होती थी, तो वो आर्थिक रूप से सशक्त तो हुई है, साथ ही साथ वो क्या हो रही हैं, तो रोजगार प्रदाता बन रही। मतलब कई ऐसे सेक्टर्स हैं अब जहां आप देखेंगे कि कोई महिला उसे लीड कर रही होती है और उसमें स्थानीय स्तर पर महिलाएं या लोगों की भागीदारी बढ़ रही है। तो ये बड़ा ही सकारात्मक प्रयास है। और ये क्यों संभव हो पाया है, इसके पीछे कौन कारण है, तो वैश्वीकरण है। ठीक है, फिर आप देखेंगे शिक्षा और कौशल का विकास। वैश्विक स्तर पर बढ़े हुए संपर्क के कारण महिला साक्षरता दर एवं व्यावसायिक शिक्षा में भी वृद्धि हुई है। तो देखिए, जब इतना आप बता दिए तो आपको अब एक दावा कर रहे हैं, दावे के पीछे का क्या है, प्रमाण देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप प्रमाण नहीं देंगे तब तक आपके दावे की पुष्टि नहीं होगी। और उसके लिए आप उदाहरण दें, जैसे उच्च शिक्षा में महिला सकल नामांकन अनुपात 2000 में मात्र कितना था, 18% था, लेकिन जो 2020 की स्थिति आप देखेंगे तो करीब करीब 27.28% तक ये बढ़ गया है। पिछले 20 वर्षों में 10% से ज़्यादा का इसमें डेवलपमेंट देखा जा रहा है। तो ये क्यों संभव हो सका है, तो वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण ही। क्योंकि आप लोग जान ही रहे होंगे कि जो हम लोगों ने वैश्वीकरण की नीतियों को अपनाया है वो काफ़ी बाद में अपनाया है। 1991 में हमने आर्थिक उदारीकरण की चीज़ों को आत्मसात किया है। तो कोई भी प्रक्रिया यदि शुरू होती है तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत उसका रिजल्ट आने लगता है। तो 1991 में आया है, तो जो उसके रिजल्ट्स आने शुरू हुए वो 2000 के बाद ही आने शुरू हुए। तो ऐसे में जो महिलाओं की स्थिति में सुधार देखने को मिला वो सही मायने में 2010 के बाद उनकी स्थिति बेहतर होती गई। और ये जो जर्नी है इधर 15 साल की है, मतलब 2010 से 25 तक के बीच में है। ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज को चुनौती एक बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा एंशिएंट काल में रही है कि भाई घर का मुखिया कौन, तो पिता है, पिता के बाद कौन, घर का बड़ा बेटा होगा, और महिलाएं हमेशा जो है वो 2 दर्जे में ही रही। मतलब सारी भूमिका मेल चाइल्ड को और फीमेल चाइल्ड नेपथ्य में रही। तो उसी जो दकियानुसी परंपरा है, जो पितृसत्तात्मक समाज है, तो उसको भी चुनौती देने में वैश्वीकरण ने बड़ी भूमिका निभाई है। तो इसके बारे में आप बताएं कि वैश्वीकरण ने सामाजिक मानदंडों में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। वैश्विक नारीवादी आंदोलन और मीडिया ने पितृसत्तात्मक परंपराओं को चुनौती दी है। अब देख रहे होंगे कि अब जो है महिलाओं के ऊपर अगर आप किसी प्रकार का लैंगिक हिंसा करते हैं तो उनके लिए बहुत से कानून हैं, बहुत से संस्थान हैं, एनजीओ हैं जो उनकी आवाज़ को बड़ी मुखरता से उठाते हैं। और अभी वैश्विक स्तर पे आपने देखा होगा जो मी टू कैंपेन चला महिलाओं के द्वारा, और उसके दायरे में देश दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ गए। महिलाओं ने खुलकर उस मंच का उपयोग किया अपने खिलाफ हुए लैंगिक
शोषण का। तो ये सारी चीज़ें क्यों निकल के आ पा रही हैं? ऐसा तो है नहीं कि ये सारी चीज़ें वर्तमान में ही चीज़ें हो रही थी। महिलाओं का सामाजिक आर्थिक जो शोषण था, फिर लैंगिक भेदभाव था, ये वर्तमान की अवधारणा, ये तो सदियों सदियों से चली आ रही थी। लेकिन इसे मुखर अभिव्यक्ति वर्तमान में मिल रही है। तो क्यों मिल रही है? यही वैश्वीकरण की भूमिका के कारण। ठीक है, तो ये सारे प्रयास कैसे हैं? आर्थिक सामाजिक प्रभाव हैं। आपके प्रश्न में राजनैतिक प्रभाव के बारे में भी पूछा गया है, तो थोड़ा सा उसको भी बताएं। और आपको भी अपने मुख्य परीक्षा में इसी तरीके की एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जान लीजिए कि जब तक आप सारे डायमेंशंस को बढ़िया से कवर नहीं करेंगे, तब तक अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हमारा उत्तर बहुत कंप्लीट हो जाएगा और हम नंबर पा जाएंगे, तो नहीं होगा। आपको सारे डायमेंशंस को बराबर कवर करना है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि क्या है, मुख्य परीक्षा की जो आंसर राइटिंग होती है वो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से उसको लिखना होता है। ये नहीं है कि जैसे जैसे पॉइंट आया आप लिखते गए। आपको एक ऑर्डर में लिखना होता है, एक क्रम में लिखना होता है, तभी जा करके आप अंक पाते हैं। तो राजनीतिक प्रभाव में आप अपने भारत को उदाहरण दे दीजिए कि वर्तमान में भाई हमारी जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वेस्ट बंगाल में आप देख रहे होंगे तो ममता दीदी रूल कर रही हैं। इसी तरीके से दिल्ली में रेखा गुप्ता जी हैं सीएम। तो ये सब महिला की राजनीतिक भागीदारी को दिखा रहे। वैश्विक स्तर पे भी आप देखेंगे कि इटली की जो हेड हैं जॉर्जिया मेलोनी, वो फीमेल हैं। इसी तरीके से और भी न्यूजीलैंड में इसके पीछे काफ़ी समय तक वहाँ महिला ही प्रतिनिधित्व रहा है। तो ये सारे प्रयास जो है वो कैसे सफलीभूत हुए हैं? तो इसमें जो है वैश्वीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर महिला आरक्षण विधेयक, मतलब ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें हैं उसी पे हम रुके हुए हैं, हम और भी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। और इसका एक बहुत शानदार वानगी आप देख सकते हैं, जो महिला आरक्षण विधेयक 2023 है, उसमें क्या किया गया कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण कहाँ निर्धारित किया गया? जो राज्य की विधायिकाएँ हैं और संसद हैं। तो वहाँ आप देखेंगे कि जब अगला सत्र मतलब अगली जब सरकार आएगी, तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा अगले के अगले में कि महिलाएं 33% भागीदारी के साथ उस हॉल में बैठी हुई हैं। तो एक सुखद अनुभव रहेगा कि 33% महिलाएं तो आरक्षित है, और उससे ज़्यादा जीत के चली जाएं तो और बेहतर है। ये स्थिति पंचायतों में हमारे यहाँ पहले से ही 33% की व्यवस्था वहाँ भी है, और कई स्टेट तो इससे भी आगे बढ़ करके 50% तक की भागीदारी जो है वो सुनिश्चित किए हैं। कहाँ? पंचायतों में। जैसे बिहार स्टेट है, वहाँ आप देखे होंगे नौकरियों में या पंचायतों में बहुत बड़ी भूमिका है महिलाओं की। पंचायतों में तो 50% जो है आरक्षण दिया गया है। उत्तराखंड में ऐसे 50% आरक्षण दिया गया है। तो इस तरीके के प्रयास हो रहे हैं कि उनकी राजनैतिक भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाए। तो ये आप बता दीजिए। फिर वैश्विक मंचों पर बढ़ता प्रभाव, तो इसमें आप देखेंगे जो IMF की एक बहुत महत्वपूर्ण पदाधिकारी रही हैं, जो गीता गोपीनाथ थी। फिर इंदिरा नूई पेप्सिको की रही हैं। फिर आप देखेंगे कि कुछ समय पहले जो UN में स्थायी प्रतिनिधि थी भारत की, रुचिरा कंबोज थी। मतलब पूरे भारत का प्रतिनिधित्व UN में वो कर रही थी। तो ऐसा नहीं कि महिलाओं को जहां अवसर मिल रहा है वो अपने आप को साबित नहीं कर पा रही। बहुत बेहतरीन उनका जो परफॉर्मेंस रह रहा है, और ये सब उनकी वानगी है। तो आपको भी ऐसे ही पॉइंट देने के बाद पॉइंट के पीछे उदाहरण तर्क जरूर देना है। समझ रहे हैं ना? और मैं बार बार क्यों कहता हूँ, क्योंकि हम लोग का देखिए, एक तो व्यक्तिगत अनुभव है मेंस इंटरव्यू कई देने का। दूसरा जो एक अनुभव है कि हम 2017 से इस फील्ड में हैं, तो 7-8 साल का अनुभव है UPSC या स्टेट PCS के बच्चों को पढ़ाने का, उनकी कॉपी को देखने का, उनके आंसर राइटिंग की चीज़ों को देखने का। तो ऐसे में जो कहा जाए तो उसको तो आप लोग गंभीरता से लें, क्योंकि अगर यहाँ गंभीरता से लेंगे तो विश्वास मानिए कि आप बहुत कम समय में सफल होकर निकल जाएंगे। तो अब आपका जो प्रश्न का चूंकि मूल्यांकन करना है, तो वैश्वीकरण की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं आपने दिखा दी महिलाओं के संदर्भ में। अब थोड़ा सा इसकी निगेटिव चीज़ों को बताते हुए कंक्लूजन देंगे हम। तो इसमें सबसे पहले वैश्वीकरण के कारण जो महिलाओं के समक्ष जो चुनौती आई है, तो सबसे पहली चुनौती आप देखेंगे तो आर्थिक असमानता एवं शोषण की। ठीक है, क्या है कि पुरुषों से कम वित्तीय लाभ एवं कार्यस्थल पर मानसिक शारीरिक शोषण।
तो अभी भी ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ काम तो महिलाओं से ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन उनको ये माना जाता है कि वो पुरुषों से ज़्यादा योग्य नहीं हैं और उन्हें काम के बदले उतना वेतन नहीं मिलता जितना कि पुरुषों को मिलता है, और उसके बाद भी वहाँ उनको तमाम तरीके से मानसिक शारीरिक उत्पीड़न से गुजरना पड़ता है। तो ये एक चुनौती अभी भी बनी हुई है। दूसरा है डिजिटल लैंगिक विभाजन। इसमें ये है कि देखिए, ये वैश्वीकरण का जो प्रभाव है, सबसे ज़्यादा महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं अर्थव्यवस्था के तृतीयक सेक्टर में, मैंने पीछे बताया, मतलब सेवा क्षेत्र में। और सेवा क्षेत्र में लाभ वही ले सकता है जो अच्छे से एजुकेटेड हो, जो टेक्नो फ्रेंडली हो, मतलब तकनीक से कुशल हो, तकनीक चलाना जानता हो, इंटरनेट के लैपटॉप बढ़िया काम कर सके। तो ऐसे में क्या है ना कि जो शहरी महिलाएं हैं वो इसका लाभ तो ले पा रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि जो हमारी जो शहरी आबादी है वो कुल मिला जुला के कुल 30% है, 70% जो अभी भी अधिवास है वो ग्रामीण स्तर का है, और उसमें भी महिलाओं की भागीदारी तो और कम है शहरों में। तो करीब करीब 75% से 78% महिलाएं जो हैं वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, और वो इस वैश्वीकरण का लाभ नहीं ले पा रही हैं जैसा कि उन्हें भी लेना चाहिए। तो इसकी एक बड़ी सीमा ये भी है कि गांव और शहर का जो अंतर है वही इसमें लिखा गया है कि तकनीकी प्रगति का लाभ केवल शहरी एवं उच्च शिक्षित महिलाएं ही उठा पा रही हैं, जबकि ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की बड़ी आबादी क्या है, इन लाभों से वंचित है। क्यों वंचित है, मैंने चर्चा कर ही दिया है। फिर अगला एक महत्वपूर्ण जो चुनौती है वैश्वीकरण को लेकर के महिलाओं के संदर्भ में, तो सांस्कृतिक प्रतिरोध की है। क्योंकि देखिए क्या है ना कि वैश्वीकरण ने महिलाओं के हौसले को पंख तो दिया, महिलाएं उड़ना भी स्टार्ट कर दी। मतलब उड़ना आप नेगेटिव सेंस में मत ले जाइएगा, मतलब वो अपने सपनों को साकार करने के लिए घर से निकल भी रही हैं, देश दुनिया आ जा भी रही हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों को जो है पितृसत्तात्मक जो समाज है, जो कई सदियों से चला रहा है, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो उसको ये लगता है कि महिलाओं को इतनी आज़ादी देना उचित नहीं है, इससे जो है जो सामाजिक संरचना है, परिवार रूपी कॉन्सेप्ट है, वो टूट रहा है। और वो उदाहरण भी देते हैं, जैसे लिव इन का देते हैं कि भाई किस तरीके से लिव इन कल्चर जो महानगरों में बढ़ रहा है, उससे क्या है, कितनी असुरक्षा की चीज़ें हैं और उससे खतरे भी वाकई में निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ जो प्राचीन परंपराओं के मानने वाले लोग हैं, तो वो अपना एक तर्क देते हैं। हालांकि इसका दूसरा भी तर्क रखा जा सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ वो ज़रूरत नहीं है, जब कभी क्लास में होंगे तो आप लोग डिस्कस करा लीजिएगा, उस पर हम लोग डिस्कस करते ही रहते हैं, कर लेंगे सोसाइटी के दौरान जब सोसाइटी पढ़ाया जाता है। तो वही है कि जिसमें महिलाओं की बदलती भूमिका के विरुद्ध प्रतिरोध होता है, जैसे लिव इन रिलेशनशिप। तो अब इसमें क्या है कि आरोप लगता है कि भाई इसके बहुत ज़्यादा विस्तार होने से क्या है कि परिवार रूपी संस्था टूट जाएगी, जो एक बॉन्डिंग होती है पिता पुत्र की, पत्नी की, वो ख़त्म हो जाएगा और कहीं न कहीं हम एकाकीपन की तरफ बढ़ते जाएंगे। और वाकई में चीज़ें निकल के आ भी रही हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वैश्वीकरण की निगेटिव चीज़ें हैं। इसको बताते हुए आप एक निष्कर्ष दे दीजिए कि इस पर कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण ने जहाँ एक और महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार, राजनीति में अवसर को बढ़ाया है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक असमानता, सांस्कृतिक प्रतिरोध और शोषण जैसी चुनौतियां भी उत्पन्न की हैं। मतलब एक तरफ तो आप ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इसने जो है आर्थिक असमानता को दूर किया है, महिलाओं की स्थिति में सुधार किया है, लेकिन राजनीतिक भूमिका को बढ़ाया है, उन्हें शिक्षा रोजगार के साधन मुहैया कराए हैं, लेकिन आर्थिक असमानता और सांस्कृतिक प्रतिरोध और शोषण जैसी प्रवृत्तियों को भी बढ़ाया है, जो मैंने पीछे बताया है। अतः आवश्यक है कि इन चुनौतियों का त्वरित एवं प्रभावी निदान की, जिससे आधी आबादी को मुख्य धारा में लाया जा सके। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि भाई ठीक है, जो फायदे हैं वो तो हैं, लेकिन चुनौतियाँ भी हैं, और चुनौतियों को यदि त्वरित और प्रभावी तरीके से इसका निदान कर लिया जाए, तो जो वाकई में वैश्वीकरण का वास्तविक स्वरूप है वो निकल करके आएगा। और जब वास्तविक स्वरूप में महिलाएं आएंगी, तो सोचिए कि जो हमारी आधी आबादी है, भाई कोई भी संस्था, कोई भी समाज, कोई भी देश अपनी आधी आबादी को दबा करके घर में बिठा करके अपनी आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं कर सकता।
तो प्रगति में तो महिलाओं की भागीदारी तो जरूरी है ही है कि वो भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलें, लेकिन इतनी सारी चुनौतियों के में ये चीज़ें थोड़ा प्रभावित हो रही है, तो इसे निदान भी करना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से निष्कर्ष देके चीज़ों को ख़त्म करिए। और मुझे बड़ा भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको मॉडल उत्तर मिला होगा, बल्कि भूमिका कैसे लिखनी, निष्कर्ष कैसे लिखना, बीच का पार्ट कैसे लिखना, इसके बारे में भी हम कुछ बता पाए होंगे। इसके बारे में मैंने चर्चा करी थी। तो बैचेज स्टार्ट हैं, पेपर 1 और पेपर 6 चल रहे हैं, तो आप लोग जिसमें एलिजिबल हो आप जुड़े, इसका लाभ उठाएं। यहाँ आपको इस तरीके से जो आपको प्रश्न दिया जाता है, आप कुछ कॉपी लिख करके भेजते हैं, इसका मूल्यांकन होता है, जो भी कमी रहती है वो बताई जाती है। फिर आपको जो है मॉडल आंसर भी दिया जाता है, मतलब हम आपको मॉडल आंसर भी देते हैं, और ये प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक दिन देते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉपी आप आज टेस्ट आपने आज दिया, 4 दिन के बाद हम आपकी कॉपी का मूल्यांकन कर रहे हैं और 6 दिन के बाद मॉडल आंसर दे रहे हैं। ये सब 24 घंटे की ही प्रक्रिया है कि हम आपको प्रश्न देंगे, आप 24 घंटे के अंदर लिख के दिखाएंगे, 24 घंटे के अंदर ही उसका मूल्यांकन होगा, फिर जो भी कमी रहेगी वो फीडबैक दिया ही जाएगा और फिर मॉडल आंसर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी, और अगर आप इतना भी तैयार करके जाएंगे तो विश्वास मानिए बहुत ही अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। ये हमारे कुछ लिंक्स हैं। एक तो हमारा समृद्धि IAS का यूट्यूब चैनल है, जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं, और दूसरा हमारा संदीप मिश्रा ऑफिशियल सेकंड चैनल है। ये दोनों चैनल बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हैं आपकी तैयारी के लिए। और ऊपर जो है आपको दिख रहा होगा @समृद्धि IAS ऑफिशियल जो टेलीग्राम है, तो इससे तो इसलिए जुड़िए क्योंकि ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। और जो भी आपकी क्वेरी होती है, संस्थान कुछ नए चीज़ों को लाता है, नया इन्फॉर्मेशन देना होता, तो सबसे पहले टेलीग्राम पे जो है हमारे एडमिन्स के द्वारा सूचित किया जाता है। और सबसे अंत में, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।